हाय गाइस, वेलकम यू इन माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए वर्ल्ड मैप की क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें कि आज हम लोग अपने नॉर्थ पोल के रीजन और साउथ पोल के रीजन के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें कि नॉर्थ पोल में आते हैं हमारा आर्कटिक रीजन और साउथ पोल में अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट कहें या अंटार्कटिक रीजन कहें तो आता है। तो इसके बारे में जो कुछ फेमस चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग ब्रीफ में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग अंटार्कटिका, तो ये हमारा पड़ता है सदर्न पार्ट में, सदर्न पोल के रीजन के रेंज में। तो ये जो रीजन है इसमें हम लोग अपने ब्रीफ में जानेंगे क्या क्या फेमस हैं और कौन कौन से रिसर्च सेंटर हैं, इंडिया के रिसर्च सेंटर कौन से हैं और अमेरिकन के रिसर्च सेंटर कौन से हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अपने अंटार्कटिक में सबसे ऊपर के जो दो रीजन में ये अपने रिसर्च सेंटर है। एक का नाम है दक्षिण गंगोत्री, एक का नाम है मैत्री। अब ये दक्षिण गंगोत्री इसलिए नाम दे दिया गया क्योंकि ये इंडिया से सदर्न रीजन में पड़ता है, इंडिया से सदर्न रीजन में, तो इसलिए इसका दक्षिण गंगोत्री नाम है। और ये मैत्री, ये दो रिसर्च सेंटर ये नॉर्दर्न पॉइंट में है अंटार्कटिका के। और एक और इंडिया का रिसर्च सेंटर है जो कि भारती नाम से है। तो 3 रिसर्च सेंटर इंडिया के कहाँ पर हैं? अंटार्कटिका में। तो आपको ये याद करते हुए चलना है। और ये भी पूछा जाता है कि ये जो रिसर्च सेंटर है किसके अंडर में वर्क करते हैं, तो ये अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करते हैं। अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम करते हैं, ठीक। तो आपको ये जानकर चलना है। और अंटार्कटिका जो रीजन है इसके सदर्न पार्ट में, अब इस पार्ट में अमेरिका के रिसर्च सेंटर हैं, वो भी किस नाम से? लिटिल अमेरिका 1, लिटिल अमेरिका 2, लिटिल अमेरिका 3 एंड लिटिल अमेरिका 4। तो ये अमेरिका के रिसर्च सेंटर हैं। और इन्हीं रिसर्च सेंटर से सदर्न पार्ट में इरेबस वॉल्केनो है। कौन सा वॉल्केनो? इरेबस वॉल्केनो। ये सबसे तीव्र वॉल्केनो है अंटार्कटिका रीजन का। और ये कौन से सागर में लाई करता है? तो ये रास सागर, नीचे जो अंटार्कटिका रीजन में जो नीचे सागर है वो रास सागर है। तो आपको ये याद करते हुए चलना है यहाँ पर। और फिर अंटार्कटिका में आते हैं हम लोग। अंटार्कटिका में ये जो मिड में है ये ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन है। इसी माउंटेन का एक और नाम है क्वीन मार्ड माउंटेन। तो ये 2 नाम आपको याद करते हुए चलने हैं, ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन या क्वीन मार्ड, ठीक। और यही माउंटेन रेंज अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। एक ग्रेटर पार्ट दैट इज़ ईस्ट अंटार्कटिका, एक स्मॉलर या लेसर पार्ट दैट इज़ वेस्ट अंटार्कटिका, ठीक। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और इसी ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन की जो हाईएस्ट पीक है इसको कहते हैं माउंट विल्सन मैनसिप। माउंट विल्सन मैनसिप ये हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की। तो आपको ये भी याद करते हुए चलना है। ये कौन से उसमें पार्ट में लाई करती? तो वेस्ट अंटार्कटिक रीजन में लाई करती है। अंटार्कटिक रीजन पूरी तरीके से बर्फ़ से कवर्ड है, पूरी तरीके से आइस से कवर्ड है, ठीक। लेकिन इसका लगभग 2% पार्ट इधर का वेस्ट अंटार्कटिक रीजन में आता है। ये पामेर लैंड कहलाता है। अभी लैंड कहला रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर बर्फ़ नहीं जमी हुई है। तो यही केवल एक ऐसा हिस्सा है जो लगभग 2% के हिसाब से है, ये जिसमें बर्फ़ नहीं ढकी हुई है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अंटार्कटिका का वो पार्ट जो कि बर्फ़ से नहीं ढका हुआ है वो कौन से रीजन में आता है? तो वेस्ट अंटार्कटिक रीजन में आता है। उसका नाम क्या है? पामेर लैंड, ठीक। आपको ये याद करते हुए। और अगर कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ पूछे तो कौन सा है? वोस्टोक। इसका लगभग टेम्परेचर 90 से 95 डिग्री तक रहता है, वो भी माइनस में। कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ दैट इज़ वोस्टोक। 90 से 95 डिग्री तक इसका टेम्परेचर रहता है। तो ये जितने भी थे ये सब इम्पॉर्टेंट फीचर हैं। और ये अमेरिकन का ये रास ओशन है। हाईएस्ट पीक मैंने जैसा बता दिया माउंट विल्सन मैसिप है। और पामेर लैंड जिसके बारे में ये बताया गया है कि ये एक ऐसा पोर्शन अंटार्कटिका का है जो कि रिमेन्स अनकवर्ड विद आइस, जिसमें कि बर्फ़ नहीं जमती है। कुछ ओशियनिक करंट हैं जो कि वार्म करंट होती हैं, इसी की वजह से यहाँ पर बर्फ़ नहीं जमती है। साफ सीधा इसका मतलब ये। वोस्टोक
कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ अर्थ, इसका टेम्परेचर लगभग -89.6 रिकॉर्ड किया गया था, और ये पहुंच जाता है कभी कभी 92, 94, 95 ऐसे कुछ। अब आर्कटिक रीजन में ज़्यादा कुछ खास नहीं। आर्कटिक रीजन में आप ये जान लीजिए कि इंडिया के 2 रिसर्च सेंटर हैं। कौन कौन से? एक IND आर्क, IND मतलब कि इंडिया इन आर्कटिक रीजन, और एक हिमाद्री। ठीक, ये 2 रीजन। तो अक्सर एग्जाम में हिमाद्री के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि यही अभी वर्क कर रहा है, इंडियन इन आर्कटिक। ये रेडी हो जाएगा 2027 तक। तो ये आने वाले समय में ये आपको क्वेश्चन रहेगा कि 2027 तक कौन सा बन सकता है। तो इंडिया इन आर्क, ये रिसर्च सेंटर। अब ये रिसर्च सेंटर जैसा कि मैंने बताया कि वो अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क कर रहे थे, और ये किसके अंडर में वर्क करेंगे? ये ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कंपनी है, ये महारत्न कंपनी है इंडिया की, तो उसके अंडर में ये वर्क करती हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आज हम लोग ये आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन कवर कर लिए हैं। अब हम लोग अपने रिवीजन पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो हम लोग डे बाय डे हम लोग पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट को कवर करेंगे। तो आज हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट को फास्ट ट्रैक एकदम रिवीजन करेंगे, क्योंकि विदाउट रिवीजन हम लोग स्किप कर देते हैं हर एक चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये पूरा अपना एशिया रीजन है। ठीक, एशिया। तो एशिया में सबसे पहले मैंने बताया था कि एशिया में सबसे पहले हम लोग इधर सार्क और आसियान कंट्रीज़ के बारे में पढ़े थे। और सार्क कंट्रीज़ को पढ़ने से पहले मैंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट बताया था। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कितने कंट्रीज़ आते हैं? 5 कंट्रीज़। अभी सब कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? सब कॉन्टिनेंट जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्टिनेंट है जो कि पूरी तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है या ओशन से घिरा हुआ होता है। और सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? उसी का एक तरीके सबसेट है, जो कि वाटर बॉडी से घिरा होने के साथ साथ कुछ ज्योग्राफिकल फीचर से भी अलग हो जाते हैं दूसरे कंट्रीज से, अपने नेबरिंग। जैसे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 5 आते हैं। अब ये क्यों आते हैं? क्योंकि इधर ये इंडिया म्यांमार से अलग हो जाता है अराकाम पर्वत से, इधर चाइना से अलग हो जाता है तिब्बत के पठार से, और इधर अफगानिस्तान से अलग हो जाता है कौन से? हिंदू कुश माउंटेन रेंज से, और ये इधर नीचे अलग हो ही गया इंडियन ओशन से। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। और फिर सार्क कंट्रीज़ किस में आते हैं? तो ये सार्क कंट्रीज़ में कौन कौन से देश आते हैं? 8 देश आते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब इसको ऐसे बनाएंगे तो ये एस के शेप में लगभग बन जाता है डायग्राम। तो सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। श्रीलंका के बारे में मैंने बताया था कि श्रीलंका के ऊपर का पार्ट जाफना रीजन कहलाता है। और जाफना रीजन और जो कि नॉर्थ पार्ट है और साउथ पार्ट को जोड़ने में कौन सा पास आता है? एलिफेंटा पास। और जाफना रीजन में कौन सा ग्रुप एक्टिव है? LTT, लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। और फिर हम लोग इसके बाद आते हैं, और पाकिस्तान में मैंने रेंज बताई थी, सुलेमान, किरथार, मकरन और साल्ट रेंज बताई थी। अफगानिस्तान भी हिंदू कुश माउंटेन है, और यहीं पामीर पठार है अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के बॉर्डर से। और ये अफगानिस्तान में ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान में कराची पोर्ट, और ये सब बंदरगाह थे। और यहाँ पे बामिया प्लेस था, जो कि गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति थी, जिसको कि तालिबान मिलिटेंट्स ने अभी हाल ही में तोड़ दिया। अब बौद्ध की सबसे ऊंची चोटी चाइना में, जो कि स्प्रिंग बुद्धा के नाम से जानी जाती है। अब हम चलते हैं हम लोग आसिया रीजन में। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता किसकी कैपिटल है? इंडोनेशिया। ये किस रीजन में लाई करती है? तो ये जावा आइलैंड ग्रुप है इंडोनेशिया, उसमें लाई करती है। तो आसियान में कितने कंट्रीज आते हैं? तो 10। कौन कौन से? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, और नीचे मलेशिया, सिंगापुर। मलेशिया के नीचे ही छोटा सा पार्ट सिंगापुर है, फिर ब्रुनेई, इंडोनेशिया, और फिर ये फिलीपींस। ये 10 कंट्रीज आते हैं। अब इन्हीं में अक्सर ये पूछा जाता है क्राई नहर कहाँ पर है? ये थाईलैंड के पास बनाई जा रही थी, लेकिन इसको इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या इन्वायरमेंटल इशूज़ के चलते इसको बंद कर दिया गया। लेकिन एक नहर कौन सी है यहाँ पर? इधर से निकली हुई है ये नहर। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंडोनेशिया को कौन कौन से 3 ग्रुप में अलग किया गया है। तो हम लोग ने देखा था कि
जावा, सुमात्रा और बॉर्नियो आइलैंड ग्रुप में इंडोनेशिया को अलग किया गया था। अब ये ग्रुप मेजर आइलैंड ग्रुप थे किसके? इंडोनेशिया के। चलते हैं आगे की ओर हम लोग। कंबोडिया में मैंने बताया था कि सबसे बड़ा किसका मंदिर है? अंकोर वाट का टेम्पल। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। ये किसको समर्पित है? विष्णु जी को। किसके द्वारा बनाया गया था? सूर्यवर्मन सिंह के द्वारा बनाया गया था। ठीक। और हम लोग देखते हैं इसके 2 आइलैंड ग्रुप जो कि थे, ये सुमात्रा है, ये जावा, और फिर ये बॉर्नियो आइलैंड। बॉर्नियो में पूरी तरीके से कौन सा कंट्री लाई करता है? तो ब्रुनेई। ठीक। अब इसके आगे आते हैं, सबसे नीचे आ जाता है तिमोर लिस्ट। यहाँ पर तिमोर लिस्ट आसियान रीजन में नहीं आता है क्योंकि इसका विवाद चलता है इंडोनेशिया से, इसलिए इसको आसियान रीजन में नहीं काउंट करते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने ऊपर के रीजन में जो कि लगभग ईस्ट रीजन में है। तो ईस्ट रीजन में आ जाता है अपना चाइना। चाइना टेरिटरी में आता है तिब्बत, और फिर इधर ये फेमस प्लेस है ताइवान, और फिर ये मंगोलिया रीजन आ जाता है। मंगोलिया रीजन के बाद ये कोरिया पेनिनसुला जिसमें कि 2 कंट्री हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ये कौन से लाइन से अलग हैं? तो ये 38th पैरेलल से अलग हैं। फिर इसके बाद जापान में कौन सा? ये 4 मेजर आइलैंड ग्रुप में डिवाइडेड है। होन्शु, होक्काइडो और क्यूशू, शिकोकू, ये 4 आइलैंड ग्रुप हैं। होन्शु और होक्काइडो यहाँ पर कौन सी जल संधि के थ्रू ये जुड़े हुए हैं? सुगारू। तो आपको ये भी देख लेना है। तो सुगारू के थ्रू ये 2 आइलैंड ग्रुप। होन्शु किस लिए फेमस है? पेट्रोल के लिए जाना जाता है, तो आपको ये भी याद करते हुए चलना है। ठीक। यहाँ पर जापान और रसिया के बीच में विवादित एक आइलैंड कौन सा है? करियल आइलैंड है। तो आपको ये भी याद करते हुए चलना है कि कौन सा आइलैंड है? करियल आइलैंड है। ठीक। और हम लोग देखेंगे कि अब अगर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ईस्टर्न मानचेस्टर ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पर है, किसको कहा जाता है? तो ओसाका को। सबसे ज़्यादा यहीं ये ईस्टर्न मोस्ट है। किसको कहते हैं? ओसाका, जो कि होन्शु आइलैंड ग्रुप में लाई करती है। ठीक। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एशियन टाइगर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? तो ये हमारी हो जाती है साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, यहाँ पे चाइना का एक रीजन है, और फिर आ जाता है नीचे सिंगापुर। तो ये 4 कंट्रीज आती हैं एशियन टाइगर रीजन में। ठीक। अब हम लोग आएंगे अपने इधर सेंट्रल एशिया के रीजन में। सेंट्रल एशिया के रीजन को मैंने याद करने के लिए बताया था KKTTU। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और मैंने तुर्कमेनिस्तान से रिलेटेड एक पाइपलाइन बताई थी, कौन सी थी? तापी पाइपलाइन। ये तापी पाइपलाइन, अब इसका नाम कैसे पड़ा? तो सभी एब्रीवेटेड वर्ड का फुल फॉर्म है। T से तुर्कमेनिस्तान, A से अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान, I से इंडिया। इंडिया फंडिंग कर रहा है पूरी तरीके से, और ये बना रहा है तुर्कमेनिस्तान क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा भंडार है, इसलिए वहाँ से पाइपलाइन आएगी जो कि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल गैस जितनी भी हैं वो सब इंडिया में डेवलप होगी। अब इसके बाद आते हैं हम लोग काकेशस कंट्रीज़। काकेशस कंट्रीज़ कौन सी हैं? ये 3 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। अब ये काकेशस क्यों कहलाती हैं? क्योंकि यहाँ पे काकेशस माउंटेन रेंज है। और इंडिया का सबसे पहला फॉरेन एयर फोर्स बेस कहाँ पर है? ये तजाकिस्तान की कैपिटल दुशांबे में। तो आपको याद करते हुए चलना है, ये तजाकिस्तान की कैपिटल दुशांबे से वेस्ट लेंगे, दुशांबे से वेस्ट 10 किलोमीटर दूर में है। तो ये पहला इंडिया का फॉरेन एयर फोर्स बेस है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आयनी एयर फोर्स बेस। ठीक। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर, अपने ये मिडिल ईस्ट एशिया कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो मिडिल ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में कितने आते हैं? तो 17 कंट्रीज़ आते हैं। अब 17 कंट्रीज़ को मैंने पेयर में याद करवाया था। कौन कौन से? तुर्की सिप्रस, तुर्की सिप्रस के बाद सीरिया लेबनान, लेबनान के बाद इजराइल फ़िलिस्तीन, फिर इजराइल फ़िलिस्तीन के बाद जॉर्डन मिस्र। मिस्र ही एक ऐसा कंट्री जो कि एशिया में नहीं आता लेकिन मिडिल ईस्ट एशिया में आता है। मिडिल ईस्ट एशिया को पढ़ने का मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट रीजन में जितने भी कंट्री आते हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। अब संयोग ये है कि अफ्रीका का एक कंट्री जो कि इजिप्ट इसी रीजन में आ जाता है, इसलिए हम उसको भी पढ़ते हैं। तो जॉर्डन मिस्र। फिर इसके बाद आते हैं ये यूगोस्लेविया पेनिनसुला।
तो ये सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक और फिर ईरान, ये 17 कंट्रीज़ मिडिल ईस्ट एशिया रीजन में आते हैं। यही वर्ल्ड के सबसे कॉन्फ्लिक्टेड कंट्री हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा विद्रोह, सबसे ज़्यादा अशांति, विश्व में सबसे ज़्यादा अशांति इन्हीं देशों में है। ठीक, तो हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया है। अब इसके बाद ये हमारे पूरे देश लगभग कवर हो चुके हैं। और मैंने लगभग बता ही दिया कि इजिप्ट और एशिया जुड़े हुए हैं। तो इजिप्ट का जो पार्ट एशिया रीजन में आता है, इसको क्या कहते हैं? सिनाई पेनिनसुला। ये पेनिनसुला है, तो कौन सा है? सिनाई पेनिनसुला। ठीक, ये यमन और अफ्रीका का ये रीजन अलग हुआ है। ये कौन सी संधि है? बाब अल मंदेब स्ट्रीट से अलग हुआ है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, और डेड सी कहाँ पर है? इजराइल और जॉर्डन के बीच में। तो इजराइल ये है, इजराइल और जॉर्डन के बीच में मृत सागर झील है। ये कोई सागर नहीं है, ये इसको डेड सी नाम दिया गया है, लेकिन ये कोई सागर नहीं है, ये झील है, मृत सागर झील। ठीक, और हम लोग लगभग सब जितने भी फेमस प्लेस हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, सभी कंट्रीज़ का रिवीजन कर चुके हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं, अब किसी अगले दिन मिलेंगे हम लोग, अपने यूरोप कॉन्टिनेंट को कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।